देखो भाई, क्या हो विद्युत प्रतिरोध। ये रहा हमारा चालक। हेलो, इधर देख लो, ये रहा हमारा चालक। इस चालक के अंदर प्रवाहित हो रही धारा। धारा तो प्रवाहित होती नहीं, आवेश प्रवाहित हो, बस ये रट लेना ना, आवेश प्रवाहित हो। यू एस, ये क्या लिखा हुआ एन। इस चालक के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है ना, तो धारा के मार्ग में कुछ रुकावट उत्पन्न होगी, और रुकावट उत्पन्न होगी ना किसी भौतिक गुण के कारण उत्पन्न होगी। रुकावट धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होगी, किसी भौतिक गुण के कारण उत्पन्न होगी। जो मैं शब्दावली बोल रहा हूं ना, इस पर गौर फरमाओ। तो विद्युत प्रतिरोध कुछ नहीं है, एक प्रकार का भौतिक गुण है। किसका भौतिक गुण? चालक का। अचालक का नहीं, अचालक में तो धारा ही प्रवाहित होने की। तो किसी चालक का ऐसा भौतिक गुण, ठीक, जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता हो, बैरियर उत्पन्न करता हो, बाधा उत्पन्न करता हो, उस भौतिक गुण का नाम, हेलो, भौतिक गुण का नाम क्या है? विद्युत प्रतिरोध। किसका विद्युत प्रतिरोध? चालक का विद्युत प्रतिरोध। धारा का प्रतिरोध नहीं, चालक का विद्युत प्रतिरोध। बात समझ में आई है? तो कुछ कोई तुमसे पूछे विद्युत प्रतिरोध क्या, नथिंग, कुछ भी नहीं है। एक प्रकार का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी है। किसकी? कंडक्टर की, चालक का भौतिक गुण। ऐसा भौतिक गुण जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता होगा। यस और नो? बात समझ में आई है कि विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? अब सवाल है, जो विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? अब विद्युत प्रतिरोध को ना हम आर से प्रदर्शित करते हैं। किस तक? आर से प्रदर्शित करते हैं। आर का मतलब वो रेसिस्टेंस। तो किसी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा, किसी चालक का जो प्रतिरोध होगा, वो ना उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, उसका भौतिक गुण होगा। तो ये कुछ नहीं है रेसिस्टेंस, ये एक प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टी हो, किसी कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी हो। क्या हो किसी कंडक्टर की? विच इज डिनोट बाय आर। इसका जो मात्रक हो ना, यूनिट हो उसकी, इसकी यूनिट हो ओम। ओम का चिन्ह ऐसा हो। जब भी किसी क्वेश्चन में आप आर का मान निकाल लोगे ना, तो उसके पीछे ये वाला लिख दो। बताओ समझ में आया कि नहीं है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट, उसके बाद विद्युत प्रतिरोध। तुम्हारा पता लगा कि विद्युत प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत प्रतिरोध किसी चालक का भौतिक गुण होता है। चालक का कौन सा गुण होता? चालक का भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या कहलाता? विद्युत प्रतिरोध। और ये भौतिक गुण करता क्या होगा? धारा के मार्ग में रुकावट, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। तो किसी चालक का वह भौतिक गुण जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, उस भौतिक गुण को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। इतना ही लिखना होगा। क्या से प्रदर्शित करते हैं सर? आर से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक पता लग गया इसका? मात्रक क्या होगा इसका? कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आया? चलो अब कहानी आगे बढ़ाओ थोड़ी धीरे धीरे। अब हम क्या पढ़ने वाले कि भाई ये विद्युत प्रतिरोध जो हो हमारा, ये हमारा जो विद्युत प्रतिरोध हो, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इस विद्युत प्रतिरोध का इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का अगर तुम्हें सही मान ज्ञात करना हो, तो इसके लिए ना ओम का नियम बनाया गया है। हेलो, किसी चालक का अगर विद्युत प्रतिरोध ज्ञात करना हो, विद्युत प्रतिरोध का बिल्कुल सही मान ज्ञात करना हो, कैसा मान? सही मान। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का सही मान ज्ञात करना हो, इसी संदर्भ में ओम का नियम बनाया गया। तो हम पढ़ने वाले ओम का नियम। किसका? ठीक, दूसरे पॉइंट में ओम का नियम पढ़ने वाले। तो ओम का नियम यानी तुम उठाओ परिभाषा रट लो, ठीक, वो वाला ओम का नियम नहीं पढ़ना जो कक्षा 10 में पढ़ाया गया था। तो ओम का नियम यहाँ कुछ अलग तरीके से पढ़ना, कहाँ ओम का नियम लागू होगा और कहाँ ओम का नियम लागू नहीं होगा, क्या हो वो ओम का नियम, ठीक। और किसने दिया था ओम? ओम एक वैज्ञानिक का नाम था। ओम का नियम, पहली बात तो पता होना चाहिए ओम का नियम क्यों बनाया गया। तो ओम का नियम इसलिए बनाया गया, इसे इंग्लिश में कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, क्या लो? ओम्स लॉ, होम्स नहीं, ओम्स लॉ। तो ओम का नियम पढ़ने वाले हम। पूछने लगे तुमसे कि बताओ बेटे बताओ कि ओम का नियम क्यों बनाया गया, तो आप बताओगे ओम का नियम इसलिए बनाया गया ताकि विद्युत प्रतिरोध का सही मान ज्ञात किया जा सके। ओके, बता दोगे कि विद्युत प्रतिरोध का सही मान ज्ञात करने के लिए ओम का नियम बनाया गया है। ओके, चलिए उसके बाद अगर विद्युत प्रतिरोध का सही मान ज्ञात करना हो तो किसी चालक, कोई चालक होगा, किसी चालक के अंदर उसका जो विद्युत प्रतिरोध का सही मान ज्ञात करना हो तो ओम का नियम बनाया गया। लेकिन चालक की खास बात होनी चाहिए, ये हमारा चालक मौजूद, देखो बोर्ड पर, ये हमारा चालक क्या होगा? जिसके अंदर धारा प्रवाहित हो सकती होगी, ये चालक हमारे पास, ये चालक है ना। एक चालक की भौतिक अवस्था हो, वो कौन सी अवस्था हो? भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। चालक की कौन सी अवस्था? भौतिक अवस्था। तो चालक की जो भौतिक अवस्था हो ना, अब भौतिक अवस्था क्या हो? भौतिक अवस्था का मतलब हो दाब। क्या हो? चालक पर तुम दाब लगा लो,
दाब, एक हो ताप, ताप, दूसरे नंबर पर हो आयतन। सुनूंगा तुमसे, देख लो। चालक की भौतिक अवस्था क्या हो? दाब, ताप, आयतन। इन तीनों के अंदर ना कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए इनके अंदर, कोई परिवर्तन न हो। ये चालक हमारा, चालक की कौन सी अवस्था? जैसे इसमें कोई परिवर्तन होना चाहिए। चालक की भौतिक अवस्था में चालक पर तुम कितना भी दाब लगा लो, कितना भी दाब लगा दो, अगर तुम चालक पर तुम दाब लगाओगे, ताप लगाओगे, आयतन बढ़ाओगे इसका, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अगर बदल गए ना तो फिर ओम का नियम नहीं लगने का। अगर तुमने चालक पर ज्यादा दाब लगाएगा, दाब लगाएगा और तुम यहाँ ओम का नियम लगाना चाहिए, चालक हमारा सिंपल तरीका था, तुम इसे दबाने की पूरी कोशिश करे, इस पर अनेक प्रकार का दाब लगा रहे, तो विद्युत प्रतिरोध का सही मान ज्ञात नहीं कर सकते, फिर ओम का नियम नहीं लगने का वहां से। उसने साफ कहा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा, ताप, इसका टेम्परेचर, पहले ये रोड थी, छड़ थी एक प्रकार की लोहे की, उसके बाद तुमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, फिर तुम इसमें ओम का नियम आर का मान निकालने की कोशिश करोगे। तो जब आर का मान निकालने की कोशिश करोगे, इसका मतलब जब इसमें आर का मान निकालने की कोशिश करोगे तो आर का सही मान नहीं याद कर सकते। आयतन, इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते तुम, इसमें कुछ और चीज जोड़ते चले जाओ, इसका मतलब ये तीनों चीज बदलनी चाहिए, जब ही ओम का नियम लगता होगा। उसने साफ कह दिया कि ओम का नियम वहां लगता होगा अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था दाब, ताप, आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, तो विद्युत प्रतिरोध का सही मान ज्ञात करने के लिए ओम का नियम बनाएगा। तो ये चालक हो, नहीं चालक हो, चालक का आप विभवांतर बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ? धारा बढ़ाओ, विभवांतर बढ़ता चला जाएगा। तो जो धारा बढ़ाओ, विभवांतर बढ़ता चला जाएगा, यानी विभवांतर धारा के समानुपाती हुआ। तो आप धारा बढ़ाओ, विभवांतर बढ़ता चला जाएगा। किसी चालक में धारा बढ़ाओ, विभवांतर बढ़ता चला जाएगा, यानी विभवांतर धारा के समानुपाती हुआ। क्या बढ़ाओगे? धारा, क्या बढ़ जाएगा? धारा बढ़ाओगे, क्या बढ़ जाएगा? विभवांतर। इसे हटाओ, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो बैठेगा यहाँ आर, क्या बैठेगा? आर। यहाँ क्या बैठेगा? आई। किसका मान निकालना है? आर का, क्योंकि विद्युत प्रतिरोध का सही मान ज्ञात करने के लिए ओम का नियम बनाया गया। तो आर का मान निकाल लो बैठते, तो आर बराबर बैठेगा यहाँ वी अपॉन कितना? आई। इसे ऐसे भी लिख सको, कुछ किताबों में ऐसे लिखा हुआ वी अपॉन आई बराबर कितना? कांस्टेंट। या आर का ही, आर ही तो कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है ना जो, इस कांस्टेंट का नाम ही तो विद्युत प्रतिरोध है। इस कांस्टेंट का नाम ही क्या है? देखो ओम के नियम में तो कितना कंफ्यूज कर दूंगा मैं तुम्हें, ढंग से देख लेना अच्छे तरीके से, बहुत बड़े बड़े सवाल बना सकता हूँ मैं इससे भी। तो आर बराबर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आर बराबर वी अपॉन आई, लिख नहीं सकते? आर बराबर, ये जो कांस्टेंट है ये तो विद्युत प्रतिरोध है। अगर किसी चालक में धारा की मात्रा ज्यादा प्रवाहित हो रही हो ना, तो उसका प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोध कम होने का मतलब धारा की मात्रा ज्यादा, तो प्रतिरोध क्या होगा? धारा बहुत फास्ट, बहुत हाई करंट फॉलो हो रहा है, तो उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो सकती है। तो जो ऊपर जो बड़े बड़े तार लगे हुए उसमें बहुत हाई करंट नहीं हो रहा, तो उनके मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो जा, ऐसी तैसी कर देगी। समझ बात? जहां धारा का मान ज्यादा होगा ना, वहां रुकावट नहीं उत्पन्न हो सकती, वहां प्रतिरोध नहीं आने का, उसके बीच में रेसिस्टेंस नहीं आने का। ऐसा समझ बात? तुम किसी व्यक्ति को भी तो कह सको, बताओ जब उस लड़की के बाप ने देख लिया था तो मेरी जिंदगी में रेसिस्टेंस नहीं आएगा, तो रेसिस्टेंस की भांति कार्य कर रहा है, उसका बाप मेरी जिंदगी में रेसिस्टेंस की तरह कार्य कर रहा है, उस लड़की का बाप, जब हम दोनों मेट्रो ट्रेन में बैठे सफर कर रहे थे। समझ में आया? तो रेसिस्टेंस का काम करा नहीं। तो तुम वैसे भी कह सको ये तो मेरी जिंदगी में रेसिस्टेंस बन गया। आया समझ में? क्या बन गया? बच्चे इस तरह लैंग्वेज में यूज करते हैं। आया समझ? रेसिस्टेंस का मतलब समझ जाओ, बाधा एक प्रकार की। समझ आई बात है? इसे दूसरी भाषाओं, गाँव की भाषा में कुछ इस प्रकार भी कहते हैं, हड्डी में कबाब, क्या है? कबाब में हड्डी, जैसे कबाब में हड्डी। दूसरी भाषा में एक दूसरा कुछ ऐसा उदाहरण देते हैं, दूध में मक्खी है, किस तरह होगा यार पता नहीं, कबाब में हड्डी को जो भी होगा यार। अच्छा, कबाब में हड्डी वाला ही था, ठीक है, जो रास्ते में बाधा बन जाती है। तो यही तो रेसिस्टेंस। तो बताओ, अगर किसी चालक के अंदर धारा की मात्रा ज्यादा हो तो उसका प्रतिरोध कम होगा, ज्यादा होगा? कम होगा। अच्छा, प्रतिरोध कम होने का मतलब उसके अंदर ना जो धारा के बारे में रुकावट होगी वो कम होगी, बैरियर कम लग रहे होंगे, उसके बीच में कम कांटे होंगे। और विद्युत प्रतिरोध का जो प्रतीक हो ना, प्रतीक, विद्युत प्रतिरोध का जो प्रतीक होगा, देखो प्रतीक इसका ऐसा होगा, सिंबल इसका ऐसा होगा, ऐसा। ये कांटे से नुका रही विद्युत धारा साफ साफ जा रही थी, ऐसे जा रही थी, उसके मार्ग में देखो रुकावट आ चुकी। ये विद्युत प्रतिरोध का प्रतीक हो, जहां भी ऐसा चिन्ह दिख गया ना तुम समझ जाना है विद्युत प्रतिरोध होगा। इसे ही हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ये समझ जाना कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट आ चुकी है, बैरियर आ चुके, उनकी जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी साफ साफ ऐसे चल रही थी, अब बैरियर आ चुके, तुम ऐसे जाओगे, देखो अब ऐसे जाओ, धारा ऐसे जाएगी, फिर जाएगी, फिर जाएगी, फिर जाएगी, फिर जाएगी, फिर जाएगी, रुकावट आ चुकी। और धारा को जाने में फिर ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि अगर पहले जाती है सीधी जाती है डायरेक्ट, अगर ये ना होता तो इसका मतलब कम समय लगता उसे। अब इसका मतलब उसे ऐसे जागी, ऐसे जागी, ऐसे जागी, तो समय भी ज्यादा लग जाएगा। समझ में आया बात? या इसका मतलब ये होगा, अगर प्रतिरोध का मान ज्यादा हो ना तो धारा फिर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो लास्ट तक जो धारा पहुंचेगी बहुत कम धारा पहुंचेगी। ये भी यही कह रहा, सूत्र झूठ नहीं बोलते। मैं सुनूंगा तुमसे क्या बताया,
गुरुजी आप बताए कि विद्युत धारा का मान अगर ज्यादा हो तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। धारा के मान में कोई रुकावट नहीं होगी। अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो विभवांतर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आए? अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो विभवांतर भी क्या होगा, अगर विभवांतर कम होगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। इसका मतलब यहाँ था, यहाँ V बराबर आई आर, देखो सूत्र आया हमारा V बराबर, एक सूत्र हमारा, एक तो सूत्र हमारा R बराबर V अपॉन आई, एक बैठेगा I बराबर V बराबर आई आर, V बराबर, ये भी ओम का ही नियम हो, V बराबर आई आर। किसी क्वेश्चन में तुम कहने लगा बताओ एक चालक की वोल्टेज निकालनी, और कहने लगे उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 20 एम्पियर है, तो आई का मान दे दिया, और कहने लगे चालक के अंदर जो प्रतिरोध है ना वो 10 ओम, इसका मान दे दिया, R का मान, दोनों गुणा करके आप V का मान निकाल लोगे, उसके पीछे में सब वोल्टेज लिखोगे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? क्या सूत्र? V बराबर, इससे कर लो प्यार, V बराबर आई आर, इससे कर लो प्यार, V बराबर, इससे कर लो प्यार, बोलो V बराबर, इससे कर लो प्यार। ये तो ओम का नियम हो, तो ओम का नियम याद रखा जा सके, V बराबर आई आर, मुझे हुआ उससे प्यार, V बराबर मुझे हुआ इससे प्यार, V बराबर आई आर। ठीक, कोई दिक्कत है क्या तक? तो कुछ छोटी छोटी बातें थी बताई गई तुम्हें, और सुनो और सुनो 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 सुनो, सुनो। सवाल, क्वेश्चन 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 कैसा, देखो क्वेश्चन कैसा, तुमसे क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं, देखते कितना कितना बुद्धि तुम्हारे अंदर मौजूद है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ये हमारा एक पूरा का पूरा सर्किट है, हिंदी में से परिपथ कहते हैं। परिपथ, परिपथ के अंदर एक बैटरी लगी हुई और एक विद्युत प्रतिरोध भी लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई और एक विद्युत प्रतिरोध भी लगा हुआ, बैटरी 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई। ओके, 20 वोल्ट का ना कहो तो ऐसे कह दो 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई। कितने वोल्ट की? 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई। ओके, और हम कहने लगे इसमें ना जो विद्युत प्रतिरोध है उस विद्युत प्रतिरोध का मान 48 ओम, 48 ओम। ठीक, ये हमारा पूरा क्या सर्किट, कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई, उसके अंदर कितना प्रतिरोध है, धारा के बारे में कितना रुकावट है, 48 ओम। कोई दिक्कत है? अच्छा, जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहने लगूं इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा याद करो तो कर सको? इससे निकाल देंगे, इससे निकाल देंगे, आई इधर ले जाओ, इसे नीचे ले जाओ। आई बराबर क्या सूत्र, आई बराबर सूत्र बैठेगा V अपॉन आर, निकाल नहीं सकते? आई बराबर V का मान बताओ कितना, वाओ, आर का मान 48, 24 कम 24 दूनी 1/2 का मतलब 0.5, धारा का मात्रक हो एम्पियर। इसका मतलब पक्की बात है इसके चालक के अंदर ना, इसके परिपथ के अंदर आई का मान कितना होगा, 0.5 एम्पियर। इस परिपथ के अंदर 0.5 एम्पियर की धारा बह रही होगी। कैसा परिपथ है? इस परिपथ में, जिस परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई और उस परिपथ के अंदर ना 48 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ, हम ऐसे कह सकते हैं उस परिपथ के अंदर जो कुल धारा बह रही होगी और 0.5 एम्पियर बह रही होगी। इस सूत्र का प्रयोग होगा, एप्लीकेशन होगा। ऐसे छोटे छोटे चिन्ह चिन्ह से सवाल 10वीं क्लास में पूछा था, ये 10वीं के नहीं है, हम 12वीं क्लास में आए हैं। कौन सी क्लास में? तो लेवल तो करना पड़ेगा। बताओ अभी जो सवाल है थोड़ा उसका लेवल हार्ड बना रहा हूँ, तो बताना उसका होगा क्या। ये तो पहला क्वेश्चन था, ये छोटे छोटे चिन्ह चिन्ह क्वेश्चन भी तो आ लेना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ओम का नियम क्या होगा, ओम की लिखन क्या है सारा समझाऊंगा मैं, कैसे कैसे लिखना सब टोटली, घबराने की जरूरत नहीं है। नींद आ रही क्या? अच्छा, जो स्टार्टिंग में दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर पर आ जाओ। ये हमारा चालक, हम निकालना वोल्टेज, क्या निकालनी? चालक की जो सिर है ना उसके बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। इसके अंदर जो बहने वाली धारा ना वो 10 एम्पियर, कितनी? 10 एम्पियर, और प्रतिरोध है 20 ओम। प्रतिरोध कितना? किसका मान निकालना? सूत्र बताया था, V बराबर आई आर, मुझे हुआ प्यार, V बराबर मुझे हुआ। अच्छा, प्यार का नाम लेते कितने शर्माते हो तुम। आई का मान बताओ कितना? 10, और इसका मान कितना? 20, गुणा कर दो 200 वोल्ट, आराम से निकल जाएगा। यानी जिस चालक का प्रतिरोध 20 ओम था, जिस चालक के अंदर 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही थी, उस चालक के सिरों के मध्य विभवांतर 200 वोल्ट होगा। कितने वोल्ट होगा? जिस चालक में का प्रतिरोध कितना था, जिसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही थी, 10 एम्पीयर, उस चालक के सिरों के मध्य वोल्टेज कितनी होगी? 200 वोल्ट।
ऊपर वाले सवाल को देखो, इस चालक में कितने वोल्ट की इस परिपथ में कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, कितने वोल्ट की, कितना प्रतिरोध है इसका, कितना। हेलो, हाँ जी, नमस्ते। हाँ बढ़िया, सुनो, आराम हो, चल खाना खुना खा रहा। अच्छा, बोर्ड के होंगे मार्च में, प्री बोर्ड नहीं देने, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, अब सुनने वाला हो रहा तुमसे। ये तो छोटे छोटे सवाल है, ये बच्चा सवाल है, बच्चा सवाल, तो बच्चे सवाल हो ना, थोड़े बड़े सवाल हो। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन ही हो रहा, दूसरा ही हो रहा, तीसरा ही हो रहा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन अब देखना, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, और वाट लगाऊंगा नहीं तो तुम्हारी। ये हमारा चालक, पहले वाला चालक, चालक ए, ये चालक बी साइड में। बच्चे सवाल से बाहर निकलो। इसके अंदर ही प्रतिरोध है, इसके अंदर ही प्रतिरोध है, सांप प्रतिरोध है, ऐसा कुछ भी होगा यार। इसके अंदर जो प्रतिरोध है ना, वो 20 ओम का प्रतिरोध। इस चालक का जो प्रतिरोध है ना, वो 40 ओम का प्रतिरोध। कितने का? 40 ओम का। तो जिससे पूछो सिर्फ वो बताएगा, बाकी अपने दिमाग में सोचते रहना। बताओ सिट्टी, अब बताओ दोनों चालक को मतलब किसके अंदर ज्यादा धारा प्रवाहित होगी? कौन से चालक के अंदर ज्यादा धारा प्रवाहित होगी? कौन से चालक में धारा का मान ज्यादा होगा? कौन से चालक में धारा तेज प्रवाहित होगी? 40 ओम वाले में ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। अच्छा, तू बता भाई। 20 वाले में ज्यादा होगी, तू बता। 20 वाले में तुम बताओ भाई। 20 वाले में तू बता। 20 वाले में तू बता। लेट का बता, लेट का तू बता भाई। कौन से चालक में धारा प्रवाहित होगी? 20 क्यों? धारा का मान ज्यादा होगा। अच्छा, सही बताया सर। हम कहने 20 वाले में होगी, 40 वाले में होगी? 20 में क्यों होगी? क्योंकि जहां धारा का मान कम, वहां प्रतिरोध ज्यादा। तो जहां धारा का मान कम होगा, तो मैंने क्या पूछा तुमसे, कौन से में तेज धारा प्रवाहित होगी? तो जिसका प्रतिरोध कम होगा, जहां प्रतिरोध कम वहां धारा ज्यादा। प्रतिरोध किसका कम है? ए का, बी का? ए का प्रतिरोध, इसका मतलब इसके अंदर ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। तो 40 वाला क्यों दिखाई दे रहा है? ये सूत्र क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ। दोनों मत बताओ, दो चालक बोर्ड पर लिखे हुए, किसका विभव ज्यादा होगा? जहां प्रतिरोध ज्यादा वहां विभव ज्यादा, जहां प्रतिरोध ज्यादा। देख लो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक, बैठ जाओ। अब लिखना क्या है, एक ही बार बताऊंगा लिखना क्या है, और अभी लिखकर दिखाना होगा, समझे? नंबर फर्स्ट, हेलो, विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध हेडिंग बनाओगे, उसके अंदर ये वाला चित्र बनाओगे, उसके अंदर ये लिखोगे जो मैं बताने जा रहा हूं। विद्युत प्रतिरोध किसी चालक का वह भौतिक गुण होता है जो किसी धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। विद्युत प्रतिरोध किसी चालक का वह भौतिक गुण होता है जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। लिख ले जाओगे, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। कोई प्रॉब्लम? अगले वाली हेडिंग बनाओगे, ओम का नियम। उसके बाद लिखोगे प्रतिरोध का सही मान ज्ञात करने के लिए ओम का नियम बनाया गया है। यह नियम जॉर्ज सिमंस ओम ने जॉर्ज सिमंस ओम ने 1853 ईस्वी में दिया था। जॉर्ज सिमंस ओम ने सन 1853 ईस्वी में दिया था। अब तक याद आएगा तुम्हारे? जॉर्ज सिमंस ओम ने सन 1853 ईस्वी में दिया था। ऐसे लिखोगे, ओम का नियम हेडिंग बनाओगे, इसमें वाला चित्र बनाओगे, प्रतिरोध का सही मान याद करने के लिए ओम का नियम बनाया गया है। ठीक, इसकी खोज जॉर्ज सिमंस ओम के द्वारा 1853 ईस्वी में की गई थी। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक पे धारा का मान बढ़ाते हैं तो विभवांतर भी बढ़ जाता है। किसी चालक पे धारा का मान बढ़ाते हैं, विभवांतर भी बढ़ जाता है। अर्थात V समानुपाती I, V बराबर RI, R बराबर V अपॉन I, फलाना फलाना फलाना। ठीक, ये लिख सकते हो। और चेंज चाहो तो तुम अगर ऐसे नहीं लिखना चाह रहे तो इससे सुंदर परिभाषा लिखने की कुछ ऐसे लिख सकते हो, ऐसे। यदि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप तथा आयतन में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के मध्य लगने वाला विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा दोनों का अनुपात कांस्टेंट होता है, दोनों का अनुपात नियतांक होता है। दोबारा फिर समझ लो,
यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था दाब ताप आयतन में कोई परिवर्तन ना हो तब चालक के सिरों के मध्य लगने वाला विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा दोनों का अनुपात नियतांक होता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। किसने दिया था? जॉर्ज सिमन्स, चचा जॉर्ज सिमन्स ओम। आया समझ में? तो चाचा जॉर्ज सिमन्स ओम के द्वारा 1853 ईस्वी में एक नियम दिया गया था। चचा का कहना था अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था दाब ताप आयतन नहीं बदल सकते ना तो उस चालक के सिरों के मध्य जो लगने वाला विभवांतर हो और तथा उस चालक में जो बहने वाली धारा हो दोनों का अनुपात, बटे का मतलब अनुपात हो, नियतांक होता है। इसे हम ओम का नियम कहते हैं। ओके, तो चाचा गलत नहीं बोलते थे, चाचा सही बोलते थे। ओके, ये लिख के दिखाओ अभी। अब सवाल देखना, ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। जो ओम का नियम हमने पढ़ा अभी, ये वाला जो ओम का नियम है इसमें सूत्र हमारा v बराबर आई आ। तो हम कहने लगे बेटे एक काम करो, एक बात बताओ जरा, देखो जरा एक बात बताओ, जो ओम का नियम हो, ओम का उसका जो सूत्र हो, सूत्र क्या हो? v बराबर, अब कई तरीके से लिख सकते हैं सूत्र को। तो हम कहने लगे v के और i के मध्य ग्राफ बनाना। क्या बनाना? ग्राफ। विभवांतर के और धारा के मध्य ग्राफ बनाना। ग्राफ दुनिया में बहुत बड़ी चीज हो, ग्राफ नहीं पढ़ोगे तो फिर कठिनाई पैदा हो जाएगी। तो हमारा सूत्र हो कक्षा 11 में मैथमेटिक्स में, छोटा सा सूत्र, आराम से सबकी समझ में जाने वाला। y बराबर mx हो, बस y बराबर mx ऐसे याद रखो। एक समीकरण हो, अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो कुछ ऐसा बनाते हैं। अगर तुमने इसका ग्राफ बना लिया ना तो इसका आराम से बना लोगे। y की जगह v आएगा, m की जगह r आ जाएगा और x की जगह आ जाएगा जो वेंडन लाइन का रखा है। आए समझ में? इसे ऐसे भी लिख सकते हम, r i गुणा का पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझे? चलो इसका ग्राफ बनाओ y बराबर mx का। तो कहते हैं जब y बराबर mx का ग्राफ बना जाता है ना तो इस लाइन पे तो y का मान लिखे जाते हैं और इस लाइन पे x के मान लिखे जाते हैं। और कहते हैं जो एक रेखा ना बिल्कुल मूल बिंदु तो गुजरती है, ये हमारा मूल बिंदु हो, यह रेखा m की हो, m किसकी हो? इस रेखा पे m के मान लिखे जाते हैं। बात समझ में आया? ठीक, इस रेखा पर x के मान लिखे जाते हैं, इस रेखा पर y के मान लिखे जाते हैं और इस रेखा पर ना m के मान लिखे जाते हैं। ओके ठीक, आ जाओ। तो इसका ग्राफ ऐसा हो तो इसका ग्राफ कैसा होगा? तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसे बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा। इधर देखो y की जगह क्या लिखना? v, इधर v के मान लिखिएगा, ये क्या है? i, इधर i के मान लिखिएगा। उसके बाद एक रेखा यहां से होकर जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये इस पर r के मान लिखे जाएंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम? ये यहाँ किसके मान लिखे जाएंगे? i के। यहाँ किसके मान लिखे जाएंगे? यहाँ किसके मान लिखे जाएंगे? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी बच्चे को प्रॉब्लम समझ में आया? इसी के संदर्भ में एक सवाल बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। एक सवाल बताने जा रहा हूँ, सवाल पूछने भी जा रहा हूँ तुमसे, ठीक? क्वेश्चन हो सकता है ग्राफ का सवाल दे, देख लो ग्राफ का सवाल। ऐसे ग्राफ दे दे तुम, ये हमारा बिंदु, इस बिंदु का नाम है S। इसको जो मान लिखे जा, इसकी जो मान लिखी जाती है किसके? धारा के मान। यहाँ धारा का मान दे दिया 2 × 10⁻⁵ एम्पियर। इस बिंदु S पर धारा का मान दे दिया। इस पर किसके मान लिखे जाते हैं? विभवांतर के। इस वाले लाइन में विभवांतर के, यहाँ विभवांतर का मान दे दिया, इस वाले बिंदु विभवांतर का मान दे दिया, इसका नाम है N। क्वेश्चन है हमारा है, इस बिंदु N पर विभवांतर का मान दे दिया 20 वोल्ट। कितना? 20 वोल्ट। उसके बाद जो बिंदु M है ना, इस बिंदु M पर, तो बिंदु M पर किसके मान मिलेंगे? R का मान नहीं मिलेंगे। तो ग्राफ को देखने के बाद ना विद्युत प्रतिरोध याद करो। ग्राफ को देखने के बाद विद्युत प्रतिरोध याद करो। तो धारा का मान ये रहा, विभवांतर का मान ये रहा, इस बिंदु M पर हमारा विद्युत प्रतिरोध याद करना। तो विद्युत प्रतिरोध याद करने के लिए हमारे पास सूत्र हो R बराबर V/I। अब बताओ V का मान कितना? 20 नहीं है? 20 अपॉन I का मान बताओ कितना? I का मान 2 × 10⁻⁵ काट दो, 2 2 से 20, घात कितनी? 1 नहीं आया, ऊपर जाएगी प्लस क्यों जाएगा? तो 10 की घात कितनी बैठेगी? 6, क्योंकि एक तो हम ऊपर देगी पहले 5 कितना बैठेगी? 6। प्रतिरोध निकाला, जब हम प्रतिरोध का मात्रक निकालते हैं उसके पीछे क्या लिखते हैं? ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम।
प्रतिरोध का दूसरा मात्रक क्या होगा? वोल्ट बटे एम्पियर। प्रतिरोध का दूसरा मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर। प्रतिरोध कैसी राशि होगी? सदिश 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 अदिश राशि होगी प्रतिरोध, क्योंकि विभवांतर भी अदिश राशि हो, धारा भी अदिश राशि हो। प्रतिरोध में क्या दिशा होगी? ये तो भौतिक गुण, भौतिक गुण में क्या दिशा होगी इसमें? आया समझ में? तो कैसी राशि होगी? अदिश राशि। अदिश राशि, अदिश राशि में क्या नहीं होती? दिशा। बात समझ में आई है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो विद्युत प्रतिरोध अदिश राशि, मात्रक क्या इसका? ओम। दूसरा मात्रक क्या? वोल्ट बटे एम्पियर। नोट कर लो, पहले से नोट करो फिर से नोट करो। हेडिंग पता क्या बनाओगे? हेडिंग बनाओ वी तथा आई के मध्य ग्राफ। वी तथा आई के मध्य ग्राफ, ये हेडिंग बनानी। वी तथा आई के मध्य ग्राफ। ये नमकीन पैकेट उसने मुंह से फाड़ा था। नहीं मानता मेरे बिल्कुल नहीं। बना लेना तो ये अब हम बहुत बड़ा डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ये पेपर में आता पक्का, कभी 5 नंबर का और कभी 3 नंबर का। बहुत बड़ा डेरिवेशन करने जा रहे हैं। बता दो। चले चलो हटा दो ऐसा। चले चलो भाई इधर आ जाओ। बहुत बड़ा डेरिवेशन ना, बड़ा मस्त डेरिवेशन है और बड़ा क्वेश्चन एक प्रकार से समझ लो। अनुगमन वेग पढ़ा था तुमने? पढ़ा था अनुगमन वेग। अब हम अनुगमन वेग की सहायता, पहले मुझे बताओ ओम का नियम क्या हो? आर बराबर या वी अपॉन आई इज टू कॉन्स्टेंट। ये कौन सा टेंट? शादी वाला टेंट नहीं, कॉन्स्टेंट। देखो अनुगमन वेग की सहायता से, ये क्वेश्चन आने वाला पेपर में। अनुगमन वेग की सहायता से, ये यहाँ देख लो, अभी नहीं पूछ रहे थे, देख लो। अनुगमन वेग की सहायता से, अनुगमन वेग की सहायता से, अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का, किसके नियम का? ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। ये पेपर में सवाल आने वाला। सत्यापन कीजिए, ओम के नियम को सत्यापित करना। किसकी सहायता से? अनुगमन वेग की सहायता से। अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट था सवाल और बहुत बड़ा सवाल भी है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है कि तुम समझ नहीं सकते। समझ में आया? इतना हार्ड नहीं है कि तुम समझ नहीं सकते। अनुगमन वेग की सहायता लेनी और ओम का नियम ज्ञात करना। लास्ट में जाकर तुम्हारा ओम का नियम आना चाहिए अनुगमन वेग की सहायता से। और जो बच्चे नहीं आए थे देख लो अनुगमन वेग का चित्र कैसा था। अनुगमन वेग नहीं पता तो देख लो यहाँ, ये हमारा चालक, ठीक। ढोलक कौन बोल रहा है? अच्छा इधर देख लो, हम बताए थे आपको, ये ना हमारा चालक मौजूद है, यहाँ बैटरी लगी हुई। ये जो बैटरी लगी हुई ना, हेलो, ये बैटरी लगी हुई, ये हमारा माइनस। उसके बाद ये धारा प्रवाहित होने वाली, ये भी धारा प्रवाहित होने वाली। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन मौजूद। वो इलेक्ट्रॉन गति नहीं करने वाले हैं, ऐसे नहीं गति करने वाले। जितने वेग से गति करने वाले उसे अनुगमन वेग नहीं कहते। धारा की विपरीत दिशा में गति नहीं करते हैं। इसके बाहर विद्युत क्षेत्र नहीं है, ई नाम का विद्युत क्षेत्र। वी वोल्ट की बैटरी नहीं लगी हुई है, चालक की लंबाई एल नहीं है,
चालक का जो क्षेत्रफल हमारा वो ए नहीं है, कितना, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? चालक की लंबाई कितनी, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना, चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना, ई, उसके बाद चालक का क्षेत्रफल कितना, चालक के अंदर कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई, वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई, किसके अंदर लगी हुई, कितने वोल्ट की, चालक की लंबाई कितनी भाई, ये सारी बातें लिखने वाले। चल इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वे जितने वेग से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, उतने वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं, इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इस वाले चित्र का हम प्रयोग करेंगे और ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। ये रहा आपका साइड में इधर ओम का नियम। आंसर आना चाहिए v अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आप ये ले आए इसका मतलब आपने जंग जीत ली, नहीं तो आप जंग हार चुके। ओके, आज हम जंग लड़ने जा रहे हैं। चलिए, तो आप एक काम करो, ये वाला डायग्राम बनाओ, ये वाला प्रश्न लिखो। प्रश्न लिख दिया है वाला, जल्दी लिखो फटाफट, तेज स्पीड से। लिखो, थोड़ा थ्योरी लिखो इसके बारे में, ये सारी चीजें लिखवाते हैं इसके बारे में कि जो हमारा इसके अंदर हमने क्या क्या मानना हुआ, ये सब लिखो उसके अंदर। लिखो, माना चालक की लंबाई L, माना चालक की लंबाई कितनी, देखो चालक की लंबाई कितनी L, तथा चालक का क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल A, कोमा चालक के सिरों के बीच विभवांतर V, चालक के सिरों के बीच विभवांतर V, लिख लिया, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, चालक के अंदर तुम्हें पता कितने इलेक्ट्रॉन है? हेलो, पता कितने इलेक्ट्रॉन? मान लो ना n, लिखो, माना चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माना ना तथा चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तथा चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तथा चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, लिख लिया। वह चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, वह चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, वह चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, के अंदर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, लिख दिया। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कितना है? vd है, लिख दिया। अब बताओ विद्युत धारा और अनुगमन वेग के मध्य क्या संबंध हो, क्या सूत्र आया था निकल कर? हेलो, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या, सूत्र क्या हो? वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा जो हो I बराबर हो N E A V D, समीकरण एक, समझा? कोई प्रॉब्लम यहां तक? I बराबर N E A V D, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? ये विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। इस चालक के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही होगी I बराबर N E A V D होगी। N का मतलब चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A का मतलब चालक का क्षेत्रफल, VD का मतलब इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। छत पर चली जा, कोई दिक्कत यहां तक? समझ में आ गया? लिख लो, लिखो लिखो लिखो, नई लाइन से लिखो। चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, 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 ये लिखो I बराबर NeAVD, I बराबर NeAVD। तेरे बिन हेलो हेलो हेलो, वी हैव, अब समझ रहे? वी हैव का मतलब क्या? हमारे पास क्या फॉर्मूला, जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन ना विद्युत क्षेत्र ई के अंदर स्थित है और ये ना गति तो कर रहे, कहा जाता है बिना बल के कोई भी वस्तु गति नहीं कर सकती। आज समझ में, यह वस्तु गति में कब आ गई, यह वस्तु गति में कब आ गई? जैसे बल लगेगा इधर से बल लगेगा, आज बिना बल के कोई गति नहीं करता, चलता ही नहीं। जब तक तुम्हारा बजाने नहीं तुम चल नहीं सकते, जिंदगी में भी चल जाओगे तो बिना बल के कोई गति नहीं कर सकता।
फिजिक्स के नियम नियम जिंदगी में भी लागू हो। जब तो तुम्हारा बल नहीं लगने का, तुम गति नहीं करने के, तो कोई भी वस्तु दुनिया में यूनिवर्सल रूल है, बिना बल के वह गति नहीं कर सकती। अभी इलेक्ट्रॉन गति करे होंगे, इन पर कोई बल लगा होगा, ये लगा होगा, इस बल का सूत्र होगा F बराबर ई और बड़े वाला ई है। ये कैसा है, ये कैसा है? अरे भाई ये सिखाया था हमने, देखो ई बराबर सूत्र हो, ई बराबर F अपॉन क्यू नोट, पहले जब हम विद्युत अच्छे तीव्रता वाला चैप्टर पढ़ाए थे आपको। और क्यू नोट का मतलब आवेश हो, इसकी गुना इधर कर दोगे तो गुना कर दोगे इधर, F बराबर आ जाएगा आपका क्यू नोट और कितना बैठेगा ई। ओरिजिनल सूत्र ये हो, लेकिन यहाँ आवेश की जगह आवेश किस पर, इलेक्ट्रॉनों पर, तो F बराबर हमारा F बराबर ये आ जाएगा ई और ये आ जाएगा ई। ऐसा है, ऐसे लिखा है। समझे कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ से किस तरह आ रही, जनरेट होकर आ रही है। हम कहने लगे भाई ये इलेक्ट्रॉन, हम कहने लगे बिना बल लगाए आप किसी वस्तु के अंदर गति नहीं ला सकते। है कोई दुनिया में बिना बल लगाए गति आ जाएगी? ठीक, ला दोगे बिना बल? मैंने कहा इसे फोन को गति में लाना, कैसे ला दोगे गति में से यार, कैसे ला दोगे? यानी बिना बल के आप गति उत्पन्न नहीं कर सकते। अब पता लग गया मैं क्यों बजाता हूँ। बजाने का मतलब क्या, मैं क्या लगा रहा हूँ, बल। आप क्या करोगे, गति, जब भी तो पढ़ोगे। अब बताओ बल लगाना जरूरी है नहीं, समझ नहीं बात है। तो जिन ट्यूशनों में बल नहीं बजता होगा वहां के बच्चे तो गति नहीं करते होंगे, तो जब तुम्हें विराम अवस्था में रह जाते हैं वहां न्यूटनी गति का प्रथम नियम कार्य करता, फिर रिजल्ट में भी न्यूटनी गति का प्रथम नियम कार्य कर, है नहीं? समझ आई बात है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? ठीक। और तो F बराबर ई समझ में आया? ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है इतना बल, F बराबर ई। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन जो ई हो ना, हेलो, जो ई हो, ई का भी सूत्र हो, ई बराबर सूत्र हो V अपॉन L। ये कैसा आया, ये कैसा आया? अच्छा, ई बराबर सूत्र हो, आप बताओ, ई मार कर दो, ई बराबर दो V अपॉन L कैसा आया? बच गया, नहीं तो मार देता, बहुत बढ़िया। ई बराबर ये सूत्र हो हमारा, ई बराबर माइनस के डेल्टा V अपॉन में कितना, डेल्टा R। ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभवांतर में संबंध हो। तो विद्युत विभवांतर को हम ऊपर रख देते हैं और जो दूरी हो ना, लंबाई हो, उसे नीचे रख देते हैं। तो ई बराबर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर V अपॉन कितना, R लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, लेकिन R का मतलब तो दूरी हो। ई बराबर V अपॉन कितना, L, क्योंकि यहाँ लंबाई कितनी, L, और ये इसके बीच, इनके बीच मध्य विभवांतर कितना, V, तो V ऊपर रख दिया, ई बराबर आया V अपॉन L। वहां से आया ये सूत्र, कहां से आया? पीछे मैंने जो चैप्टर पढ़ा रखे हैं ना उसमें निकलवा रखा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभवांतर में संबंध ये हो, इससे ये बना और इससे ये बना, और ये हमने यूज कर दिया। अब बताओ ई की जगह V अपॉन L ले सकते हैं, ले सकते? ये सब चीज साइड में लिखनी तुम, ई बराबर V अपॉन L, ई बराबर V अपॉन L। आ जाओ F बराबर ये ई ब्रैकेट, इस वाले ई का मान कितना, इस वाले ई का मान V अपॉन L, V अपॉन, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं? ये समीकरण 1, ये समीकरण, वाओ, बल निकाला नहीं? और न्यूटन की गति का दूसरा नियम पता क्या कहता? अब न्यूटन की गति का दूसरा नियम, अभी तो हमने बल लगाना, बल निकाला। ये बल जो लग रहा है ना, ये बल क्यों लग रहा है? ये हमारा विद्युत बल है। ये जो हमारा बल लग रहा है, ये विद्युत बल हमारा, इस पर लग रहा है, इलेक्ट्रॉनों पर लग रहा है। अब न्यूटन की गति का दूसरा नियम भी बल लगेगा, जहां बल लगेगा ना, जहां भी बल लगने वाला होगा ना, ये समझो न्यूटन की गति का दूसरा नियम खुद ही चला जाओ, उसको पता है। जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम हो ना, यहाँ देखो, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की, आंसर ही लाना, ऊपर लिखा, प्रश्न पढ़ लो। अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन, कहीं कहीं चांस भी नहीं बनने अब तक आने के। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम हो वो हो क्या? F बराबर हो पिता की पत्नी माँ, ये तो माँ, एम ए माँ होगी, माँ क्या हो, पिता की पत्नी हो। यार तुम इतने समझ लो। F बराबर क्या होगा, एम ए, F बराबर एम ए, किसका मान निकाल रहा हमने, बल का, किसके नियम से? यही न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। मुझे लगा कि खाजी पता लग रहा है, ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। F बराबर एम ए, किसकी पत्नी, एम ए का मतलब माँ, माँ किसकी पत्नी, पिता की पत्नी, इसलिए कह रहा था मैं F बराबर पिता की पत्नी। समझ आई बात? ऐसे तो याद रखोगे, F बराबर पिता की पत्नी कौन हो, माँ हो। इससे तुम्हारा रीजनिंग भी काम आ जाएगी। रीजनिंग में तो पढ़ा, पिता की पत्नी की रास्ते ही पढ़ते रहे। F बराबर माँ, माँ, सुरीली आवाज बोल लो, किसकी पत्नी?
कोई दिक्कत यहां तक? क्या निकालना हमने? क्या निकालना हमने? वो बल, क्या निकालना है वो? कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब यहां से ना एक्सीलरेशन निकाल लो, एक्सीलरेशन, त्वरण निकाल लो, ए का मान निकाल लो। ऐसा समझ, वही एक्सीलरेशन, वही त्वरण, वो हिंदी में त्वरण बोलते हैं। ए का मान निकाल लोगे तो बैठेगा आपका ए बराबर, हेलो, एफ अपॉन एम। एफ बराबर एम में, ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम हो। एफ बराबर जो एम में हो ना, यही हो न्यूटन की गति का दूसरा नियम। और ए बराबर एफ अपॉन एम आ जाने वाला है यहां तक। जब ये आ जाने वाला है ना, आ जाने वाला, जाने वाले, जाने वाले, आ जाने वाले, ए बराबर, ए का मतलब क्या हो? एक्सीलरेशन, हिंदी में कहते हैं त्वरण। त्वरण क्या हो ये बता, त्वरण नहीं बताऊं तो क्या हो? अरे भाई, ये इलेक्ट्रॉन नहीं क्या? सॉरी, कोई इंसान रास्ते में तेजी के साथ जा रहा, एक सांस दौड़ रहा, बहुत तेज, कोई आया जलतम आया, उसके पीछे उठाया, इतना मोटा पत्थर उठाया, मार दिया, झटका लेके चलेगा नहीं? झटका ले, उसे तो बोलते हैं एक्सीलरेशन आएगा उसके अंदर त्वरण आएगा। जब गाड़ी चल रही, एक साथ चल रही थी, गाड़ी का तेल खत्म होगा, झटके लेके चलेगी नहीं, तो कहेंगे गाड़ी के अंदर त्वरण आएगा। क्या आएगा? त्वरण। तुम्हारी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, ये लड़के अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, 4 दिन स्कूल चले गए, इनकी मुलाकात किसी और से होगी, जिंदगी में क्या आएगा? एक्सीलरेशन, त्वरण आएगा। अब ये जिंदगी में झटके ले लेके चल रही, पढ़ाई हो रही, मार पड़ रही, उधर उधर बेबी की याद आ रही साइड में तो जिंदगी में क्या आएगा? त्वरण। अब जिंदगी के साथ ये हो रहा है ना, तुरंत हंस रहे हैं प्यार के साथ इधर मार पड़ रही, उधर याद आ रही, इधर देख लो, एफ बराबर एम में। समझ आई बात है? यहां बल का मान लिख देंगे, बल का मान देखो, बल का मान कितना निकाल रहा है? ई वी अपॉन एल लिख दो। ए बराबर ई वी अपॉन एल अपॉन एम। एम की गुना हो जाएगी, गुना, क्या हो जाएगी? गुना कर दो, ई वी अपॉन एम एल, ई अपॉन, गुना करके क्या आया? गुना करके आया एम एल, ई वी अपॉन एम एल। किसका मान निकाला? पता नहीं चल रहा आप क्या निकालना चाह रहे, कहाँ जाना चाह रहे, क्या? अरे भाई ये निकालना, वी अपॉन आई, वी आया इसमें, आया? आई नहीं आया, आई तो नहीं आया, आगा, इंतजार करो, समझ में? बस यूं बता दो, इतना समझ में नहीं आया, कहाँ से क्या क्या हो रहा है। देख लो, आई बराबर एन ई ए वी डी हुआ, एफ बराबर ई ए हुआ, कैसा आया? यहाँ समझाया गया, समझे? उसके बाद ई बराबर वी अपॉन एल हो, यहाँ ई का मान लिख दिया, वी अपॉन एल हुआ, समीकरण 2 मान ली, न्यूटन की गति का दूसरा नियम लगाया, एफ बराबर पिता की पत्नी हो, माँ हो, यहाँ से ए का मान निकाल लिया, किसका? मामता एम को लग कर दिया, ए का मान निकाल दिया। उसके बाद एफ अपॉन एम आया, एफ का मान उठाकर यहाँ रख दिया, ए का मान निकाल लिया, हमने निकाल लिया एक्सीलरेशन, त्वरण, त्वरण। चलो यहाँ तो ठीक था। एक हो न्यूटन की गति की प्रथम समीकरण, जो नियम हो तो नियम अलग हो, समीकरण अलग हो। न्यूटन की गति की 3 समीकरण, कितनी? तीनों पता किसी को? पहली समीकरण हो v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी समीकरण हो s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, और तीसरी हो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2s। गति की 3 समीकरण हो, और तीनों की तीनों कक्षा 11 में पढ़ाई जा, दूसरे चैप्टर में। समझ आई बात है? फिजिक्स के अंदर मौजूद हो। चलो यहाँ भी कोई बात नहीं, इन 11वीं में तो बस, जब 11वीं का नाम लो ना, मैं एक दूसरे के मुंह तरफ देखा है। उसके बाद चलो यहाँ नहीं पढ़ी 11वीं में, तो कक्षा 9 में भी पढ़ाई जाती है तीनों समीकरण। सही बात है? अच्छे खासे टीचर के पास पढ़ोगे, कक्षा 9 में भी पढ़ने का अवसर प्राप्त हो। सही बात है? अभी 12वीं में टकरा रही, तो टकरा रही तो फिर पढ़ ही लो जा। सही बात है? तो यहाँ तक बताओ, समझ में आया नहीं है? किसका नियम सिद्ध करना? ओम के नियम क्या करना? वेरीफाई करना, सत्यापित करने का मतलब सिद्ध करना हो, और वेरीफाई करना वही मतलब हो। हमें तो पता ओम का नियम ये हो, उन्होंने कह रहा है इस तो करके दिखाओ, इससे करके दिखाओ। ऐसा हमें कहने लगे हरिद्वार जाना हरिद्वार ही, ऐसा समझो। कोई इधर को जा रहा है चक्कर काट, कोई इधर से सीधा, जाना हरिद्वार ही। समझ में आया? जाना कहाँ कर, हम बताऊं उनका नियम हो यही, सबको पता है, लेकिन चक्कर काट कर पूछा उधर से जाना। ठीक है भाई, उधर से चले जाएंगे। ए का मान कितना है? ए बराबर ई वी अपॉन एम एल। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम किसी छात्र को यहाँ तक? ठीक, कितनी बार निकालना है? पूरा तो जान दो पहले यार। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक बताओ? अब हम न्यूटन की गति की प्रथम समीकरण लगाएंगे। यहाँ लिखते हैं न्यूटन की गति की प्रथम समीकरण से, न्यूटन की, अच्छा न्यूटन चला गया, लेकिन न्यूटन आज भी जिंदा। न्यूटन की गति की प्रथम समीकरण से, गति की
प्रथम समीकरण से। बताओ ये स्कूल वाले क्या बताइए समीकरण क्या हो? रात दिन स्कूल से गई, u बराबर नहीं v बराबर u प्लस 18 ये रात दिन स्कूल जाने वाली का हाल है। ऐसा बजो प्लस 2 पे इसका सूत्र क्या हो? बस बढ़िया शाबाश, ये स्कूल जाने वाले का हाल है। क्या हो प्लस 2 पे इसका सूत्र हो? तो ये प्लस 2 पे इसका सूत्र इससे क्या है? इसको स्कूल ना जाने वाला का हाल है। v बराबर u प्लस के 80 10वीं में करवाया डंडा मार का है v बराबर u प्लस 80 तो v बराबर u प्लस कैटी नहीं 80 तो v बराबर u प्लस के 80 हुआ v बराबर u प्लस के 80 ये हमारा समीकरण हो। अच्छा v का मतलब पता क्या हो? v का मतलब वो अंतिम वेग, अंतिम वेग, और u का मतलब प्रारंभिक वेग। अब ये क्या हमें तो वेग ही नहीं पता अंतिम और प्रारंभिक तो बात में होगा। अच्छा a का मतलब एक्सीलरेशन, हिंदी में त्वरण, और त्वरण के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़े पहले उदाहरण दिया। ठीक, उसके बाद t का मतलब वो समय जो तुम्हारा खराब चल रहा है, हमेशा खराब ही चलता रहा है। ठीक, अच्छा 2 का मतलब तो पता ही नहीं था, तो u का नाम हो प्रारंभिक वेग और v इसका नाम है अंतिम वेग। अब समझाता हूँ प्रारंभिक वेग अंतिम वेग क्या हो। ये हमारा मार्कर है, अभी चल नहीं रहा है, चला तो नहीं, अब चल पड़ा ऐसे बजबा। तो जहां रुका ना, जितने वेग से रुका जाग यहाँ रुक चुका है, जितने वेग से आगे यहाँ रुका उस अंतिम वेग कहते हैं। और जब चला भी नहीं था तो उसका जो प्रारंभिक वेग था वो था 0, चला ही नहीं जब ये। और क्यों नहीं चला? क्योंकि इस पर कोई बल नहीं लगा। समझ नहीं बात यार, किसी को इस पर कोई बल नहीं लगा, इसलिए इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा 0 और अंतिम वेग कितना होगा v। अंतिम वेग कितना होगा b नहीं v। अभी इलेक्ट्रॉन के पास आ जाओ। इलेक्ट्रॉन जब चले भी नहीं थे, चले नहीं इलेक्ट्रॉन, जहां है वही रखे, बस रखे, तो उनका प्रारंभिक वेग कितना होगा 0 और अंतिम वेग जब यहां तक चल के आ गए तो इनका अंतिम वेग कितना vd। ये तो इनका अंतिम वेग लास्ट तक जब चले आएंगे यहां तक, लेकिन यहां तक गति कर गए हैं, इनका अंतिम वेग कितना होगा vd और प्रारंभिक वेग कितना होगा 0। इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग u बराबर 0 प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग v बराबर vd। और a का मान तो तुम्हें पता ही है, का मान अभी निकाला, त्वरण का मान निकाला, त्वरण का मान ताऊ का नहीं, त्वरण का। a बराबर ev अपॉन ये v है ना, ये विभवांतर और ये vd वेग, ये अंतर मत भूल जाना। ये वाला विभवांतर और ये vd क्या है हमारा वेग भी ऐसा वैसा नहीं, अनुगमन वेग। कोई दिक्कत यहां तक? चलो और जो t है ना, जो t है, इस t का नाम हो टो। t की जगह टो लिख दो। कुछ बच्चे में t का मतलब टो क्यों हो, इसका मतलब वो जब इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक जाने होंगे ना, उन्हें बहुत कम समय लग रहा है, और जो बहुत कम समय हो ना उसे बोले श्रांति काल है। इस टो का नाम, ये टो उल्टा जैसे दिखाई दे रहा है, इसका नाम है श्रांति काल। ओम शांति, श्रांति काल, ओम शांति, श्रांति काल। कौन सा काल? श्रांति काल। ठीक, अब सारे मान भर दो उसके अंदर। v की जगह बता देना, v की जगह कितना लिखना, v की जगह vd, v इसके सापेक्ष में d बराबर u की जगह कितना लिखना, u की जगह 0। बताओ यार, बोलिए छत पर खड़ी रहा है। a का मान बताओ, ev अपॉन ml, इसके अंदर भी जान आ गई। चलो t का मान बताओ कितना, तो कोई दिक्कत यहां तक? किसका मान निकाल रहा है? vd का। किसका? कोई दिक्कत यहां तक? तो vd का मान, इसे 0 जोड़, 0 मतलब कुछ नहीं, तो vd का मान होता है vd बराबर ev अपॉन ml इंटू टो का नाम शांति काल। ओम शांति, शनिदान इधर देख लो समझ गए ना तुम? इधर देख लो। तो vd बराबर मतलब गड़ा बजा कमल का सेंटीमीटर उसका। इधर सुनो लगा बोलो ना, एक ही बात बोल रहा है शनिदान गेट खोले कौन आया यार। vd बराबर ev अपॉन ml इंटू टो आया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो किसका मान निकाला हमने? vd का। अब चलो पहले समीकरण के पास,
आई बराबर NEAVD, ये तो पहले समीकरण। यहाँ उठाकर ये किसका मान निकाल रहा है, वीडियो मान ही निकाल रहा है, ये उठा के यहाँ रखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है हमारी, बताओ समीकरण 1 क्या है, आई बराबर NEAVD, आई बराबर NEAVD। अब यहाँ VD नहीं आया हो तो वीडियो मान ऊपर नहीं निकाल रहे हो, कितना निकाल रहे हो, ऐड क्यों रहे आप, EA वीडियो मान बताओ, वीडियो मान EV अपॉन ML तो ये दो। अच्छा मैं यहाँ कर रहा हूँ सर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब जरा एक बात बताओ, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए V और अपॉन में क्या चाहिए, देख लो इसमें V और I है का, कहीं है, बाकी सब भूल जाओ, जो था नहीं था क्या था किसी के साथ सब भूल जाओ। उन्हें बताओ I है क्या इसमें, I है, V है क्या इसमें, बाकी सब इधर लेके चल जाओ, V के बट्टे में I बनाओ। चलो मुझे नहीं पता, हम नहीं खेल रहे, इधर देखो I अपॉन देखो V वहीं रहने दो जो है था केस होगा मैं कह रहे केस साहब ये क्या ML नहीं है क्या, ML इधर चले जाओ, ये ML है, गुणा कर दो इसकी इसमें इधर, तो गुणा कर दो क्या बैठेगा ML, IML बराबर यहाँ क्या बैठेगा NEA EV इंटू टाउ तो सही है। अब जो हमें तो V अपॉन आई चाहिए, तो ये वाला आई है ना, ये तो V के बट्टे में लेके जाएंगे, बाकी सब नीचे लेके चले जाओ, ML अपॉन N ई की में गुणा कर दो, E स्क्वायर A, कान पे ऐसा मारूंगा, V को वहीं छोड़ना, यहाँ क्या है टो बराबर V अपॉन नीचे चले जाओ उसके, ऐसे लेके जा सकते हैं इस तरह। दोबारा आई रिपीट अगेन, देखो ML की इधर गुणा कर दी, IML, हेलो हेलो IML NEAEV टो शांति काल ओम शांति सन्निधान, इधर देख लो कोई दिक्कत है यहां तक, आगे चलो ML अपॉन NEAL L2। उसके बाद बताओ V अपॉन आई नहीं आया, इसे इधर भी लिख सका, इधर भी लिख सका, तो ऐसा दिखाई देगा V बटे I बराबर ML अपॉन NE स्क्वायर A अपॉन टो। आपको तो ओम का नियम बनाना था, V अपॉन आई बराबर कांस्टेंट, तो V अपॉन आई तो आया, कांस्टेंट तो आया नहीं, अरे भाई ये सारा कांस्टेंट ही, कैसे कैसे समझाओ समझाओ, हमें नहीं पता। अच्छा M का मतलब वो द्रव्यमान, किसका, इलेक्ट्रॉनों का, कहते हैं इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान फिक्स हो उसका, वो तो नियतांक फिक्स हो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 31 किलोग्राम वगैरह वगैरह वगैरह, ये फिक्स हो, जो फिक्स हो वो नियत हो, जो नियत हो वो कांस्टेंट हो, इसका मतलब M कांस्टेंट है। पता लगा M कांस्टेंट, लंबाई जितनी लंबाई उसकी थी इतनी तो फिक्स, ये बड़ी तो नहीं घटी तो नहीं, तो फिक्स नियत कांस्टेंट, यानी यू भी कांस्टेंट, दोनों चीज कांस्टेंट हो। आ जाओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन ये तो वैसे पता फिक्स 20 होगी तो 20 होगी, n होगी तो n होगी, ये तो वैसे नियतांक जो साफ दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश सबको पता फिक्स हो 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम फिक्स हो इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये क्या लिखा हुआ आक्षेपण, बदला इसका आक्षेपण बदला, जितना है था इतना ही, फिक्स मतलब नियत मतलब कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट होगा। तो क्रांतिकाल समय को बदल रहा है किसी में हिम्मत, वो तो वैसे ही फिक्स हो, ऐसा समझ समय तो समय फिक्स हो, वो बात अलग, हर ज्यादा समय हो तुम बर्बाद करते फिर हो जाओ, ये फिक्स सारी चीज फिक्स नहीं होगी, फिक्स नियत प्लस नियतांक सारी चीज नियतांक, यानी इस चीज को हम हटाकर लिख सकते हैं। इसे सबको पढ़ने के बाद हम फील हो रहा है, महसूस हो रहा है पक्का ये सब नियतांक क्या है, तो V अपॉन आई बराबर क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख देंगे, यही ओम का नियम है, यही ओम का। और बताओ हमें सवाल पर क्या करना था, अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन याद करिए। अनुगमन वेग की सहायता से ओम का नियम का सत्यापन नहीं कर दिया, पक्का 100% आने वाला है पेपर में, समझ आई बात है। एक बार नहीं 5 बार निकालना,
सब बच्चे प्रत्येक साल निकालते हैं, 5-5 बार निकालते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे इतना ज्यादा अच्छा होता चला जाएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी हो, समझ में? प्रैक्टिस करो। चलो 5 बार करना से घर से। पैर हटाओ देविया।